सभी को नमस्कार, जोहार। आज मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से सज्जन कटारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे आदिवासी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता संघर्ष करते हो, ज़मीन से उठ करके समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सारा त्याग करते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ से मध्य प्रदेश में आप जिसका चेहरा देख रहे हैं वो जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इंजीनियर लोकेश मुजालदादी। तो 3-4 बार इनसे बातचीत करी, संपर्क करने की कोशिश करी। आप सर बहुत व्यस्त थे। आज समय मिला कि सर इस टाइम पर हम मिल सकते हैं, तो आज इनसे मिलने के लिए आए। जानते हैं इनके बारे में कि ये जय आदिवासी युवा शक्ति जेएस जो है उसमें कैसे ये आए, समाज के लिए काम करने का इन्होंने क्यों ठाना। आप इंजीनियर हैं, तो इनके बारे में जानते हैं, इनका थोड़ा-सा परिचय कि इंजीनियर लोकेश मुजालदादी कौन है? थोड़ा-सा सर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत-बहुत जोहार। आपके यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा खूब-खूब जोहार। जय आदिवासी युवा शक्ति जो है, जेएस को हम लोगों ने 2013 में बनाया और इससे पहले हम लोग टंट्या मामा युवा संगठन के नाम से एक संगठन बनाए थे। अच्छा। उस संगठन के थ्रू हम लोग आदिवासियों को जो कुछ मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे कंट्रोल में सामान नहीं मिलना और गांव की कुछ समस्याएं जिसमें ग्रामीण लोग परेशान होते थे, उनके छोटे-छोटे मुद्दे उठाते रहते थे। वहीं से हम लोग को ये शुरुआत हुई और आगे चलकर हम लोग जेएस का निर्माण किए। तो सर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था? थोड़ा-सा कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो और पढ़ते हुए राजनीति में जैसे आप बता रहे टंट्या मामा यूथ ब्रिगेड में आप काम करते हो, तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? जी देखिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, कृषक हैं। और मैं रहने वाला ग्राम तालनपुर, तहसील कुक्सी, जिला धार, मध्य प्रदेश का हूँ। और हम लोग यहाँ पर जब मैं स्कूली दिनों में पढ़ाई करता था, तभी से एक सोच बनी कि हम लोगों को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए और उसके हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जब मैं 9th क्लास में था और हॉस्टल में जब हम लोग रहने के लिए गए, तो हॉस्टल में जाते ही एक चीज सीखने को मिलती कि वहाँ पर हम एक साथ रहें और हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ें। जब वहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता था तो हम लोग वहाँ पर कलेक्टर को शिकायत करते थे, वहाँ के आयुक्त को शिकायत करते थे। तो वहाँ से एक सोच पैदा हुई कि नहीं, अगर हमको कुछ करना है तो हमारे अधिकारियों के लिए उच्च अधिकारियों से लड़ना पड़ेगा, उनके तक बात पहुंचानी पड़ेगी। इसी का माध्यम हम लोगों ने बनाया और धीरे धीरे करके हम लोगों ने कुक्सी के लिए एक टंट्या मामा युवा संगठन करके, क्योंकि हम लोग ज्यादा जानते नहीं थे। आप आज से 15 साल पहले चले जाइए तो हमारे क्रांतिकारियों को कोई लोग जानते नहीं थे। चोरों डाकू कहते थे। हमारे जो स्कूली सिलेबस होता था उसमें भी आदिवासी क्रांतिकारियों को चोर डाकू की संज्ञा दी गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना टंट्या भील जो है हमारे क्रांतिकारी है, उनके नाम से एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन के नाम से हम लोग कुछ काम करें। वो काम लोगों को अच्छा लगा और इसी के थ्रू हम लोग फेसबुक चालू हुआ था। उस टाइम पे मोबाइल आ चुके थे। सोशल मीडिया का उपयोग किया और फेसबुक पे हम लोगों ने लिखना शुरू किया कि जय आदिवासी। क्योंकि इससे पहले आदिवासी अपने आप को आदिवासी नहीं कहते, आदिवासी कहने में शर्माता। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने जय आदिवासी लिखा। अब जय आदिवासी लिखा, लोगों को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जय आदिवासी मतलब अपने आप को गर्व करने वाली फीलिंग है। उसके बाद में उस जमाने में क्या हुआ कि सोशल मीडिया चलाने वाले युवा थे। तो सभी ने कहा कि युवा शक्ति लड़ती है, तो आगे युवा शक्ति लगा दिया। अब वो जय आदिवासी युवा शक्ति बना। अच्छा, तब से ये नाम मिला, इस टाइटल। तब से ये नाम मिला। उसके बाद की भी कहानी है कि उसके बाद जय आदिवासी युवा शक्ति मिला। फिर फेसबुक विश्व स्तरीय फेसबुक महापंचायत आयोजित की गई इंदौर में, जो 16 मई 2013 को हुई थी पहली बैठक, जिसमें हम लोगों ने फेसबुक की पूजा करके ही शुरुआत करी। क्योंकि उसके थ्रू हम लोग पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले सामाजिक संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको देखने, सुनने और साथ में साझा एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग से हम लोगों ने सोचा कि अब जय आदिवासी युवा शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। इसी के बीच में हमारे एक साथी हैं, पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर बलराम जमरा जी। अच्छा। वो हर नाम का शॉर्ट नाम बनाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जय आदिवासी युवा शक्ति का जय निकाला, आदिवासी का निकाला, जय वाईएस ऐसा निकाला और उसको जयस बोला। अच्छा। अब वहीं से नाम की शुरुआत हो गई कि जयस। जयस यानी कि फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, आपको जयस लिख दिया तो जय आदिवासी युवा शक्ति पूरी आ गई। तो यहाँ से जयस का एक शुरुआत हुई। पढ़ते हुए सर ऐसा जैसा आपने कहा कि हमने ये टंट्या मामा भील के नाम से ऐसे छोटा सा यूथ का ब्रिगेड बनाया और काम किया, तो ऐसा किस व्यक्ति से आप प्रभावित हुए? ऐसा मतलब पढ़ते हुए किस व्यक्ति से इंस्पायर हुए कि यार वो आदमी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते?
देखिए, क्या होता था कि टंटिया सभी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब स्कूलों की प्रभात फेरी निकलती है, हम सभी जगह देखते हैं कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग संगठन के लोग एक स्टॉल लगा के चॉकलेट बाँटते हैं या वो मिठाई बाँटते हैं। तो यही सोच आई कि ये लोग जब कर रहे हैं तो हम भी हमारे समाज की तरफ से कुछ चॉकलेट प्रभात फेरी में बच्चों को दें। तो अब वो देना किस नाम से? तो वहीं पर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एक हमारे क्रांतिकारी हैं, टंटिया बिल के बारे में उस समय तक तो हम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, 2009-10 की बात है। तो टंटिया मामा युवा संगठन के नाम से हम लोगों ने साथियों ने एक संगठन बना लिया और कहा कि अब इसी के नाम से हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब प्रभात फेरी निकलेगी बच्चों की, जब स्कूली बच्चे एक चौराहे से निकलेंगे, हम लोग भी एक टेबल लगाएंगे और वहाँ पे सभी बच्चों को अपनी तरफ से चॉकलेट या मिठाई जो भी बांटना है हम बांटेंगे। तो हर साल हम लोग करते रहे, 2-3 साल तक करते रहे। धीरे धीरे हम लोग 10-12 लोग थे, धीरे धीरे देखकर 50 हुए, 100 हुए। फिर कुछ वरिष्ठ जन भी आए, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। इसी के बीच में कुक्सी में ही हम लोग ये सब कार्यक्रम करते थे। तो कुक्सी में ही कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो सामाजिक सोच रखते हैं, उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया और कहा कि आप इस संगठन के माध्यम से आगे तक जाइए और सिर्फ चॉकलेट बांटने तक हमको सीमित नहीं रहना है, आदिवासियों के और भी अधिकार हैं जिसके लिए भी लड़ना चाहिए। तब हमको धीरे धीरे उन चीजों के बारे में पता चला, हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता चला। हम धीरे धीरे करके उस संगठन को बनाते गए और टंटिया मामा युवा संगठन जो था उसको जय आदिवासी युवा शक्ति जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा तो हम लोगों ने पूरा जो टंटिया मामा युवा संगठन उसको मर्ज कर दिया जयस में। अच्छा। तो वही टंटिया मामा युवा संगठन आगे चलकर जयस बन गया और वही आज पूरे भारत की आवाज बना हुआ है। जयस जो है कि आप पूरे भारत के आदिवासियों की ट्राइबल कम्युनिटी को तो अब जैसा कि आप बता रहे हैं, जयस पूरे मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारत की आवाज बन चुका है और पूरा भारत के आदिवासियों की आवाज बन चुका है। पूरे भारत के आदिवासी को ये भरोसा है कि अब हमारे लोग सत्ता में भी आ गए हैं सब। तो अब इतनी बड़ी पार्टी बन करके उभर गई है, तो इसका काम क्या है, मेन मोटो क्या है, ये क्या मतलब क्या इसकी योजना होती है, क्या उद्देश्य लेकर चल रही है जयस? जी देखिए, जयस की जो पीली क्रांति आई है, हम लोग इसको पीली क्रांति कहते हैं और इसके संस्थापक है आदरणीय विक्रम अछालिया जी, जो बालाघाट में पोस्टिंग है उनकी, वहां से वो हमको मार्गदर्शन करते थे और हम लोग इसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े थे। तो जयस का जो मोटो है, आदिवासी कम्युनिटी जो जितनी भी है भारत में, चाहे वो भील हो, बिलाला हो, बारेला, गोंड हो, कोरकू हो, कोल हो, संताल हो, उरा हो, सभी आदिवासी कम्युनिटी को एक मंच पर लाने का काम करना है। इसीलिए हमारे जयस में आप देखेंगे कभी भी उपजातिवाद के नाम पे या जातिवाद के नाम पे कभी भेदभाव नहीं होता, कोई एक दूसरे को अलग नहीं समझते, सब हम आदिवासी एक हैं और इस देश में रहने वाले 15 करोड़ आदिवासियों को एक मंच पर लाकर उनके हक अधिकारों को दिलाने का काम जयस का मुख्य उद्देश्य है। तो सर, जैसे ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, पूरे भारत देश के संपूर्ण समाज जितने भी संप्रदाय के, जितने भी अलग-अलग जो उपजातियां हैं, उन सबको एक साथ लेके आप चलते हैं। जैसे भी इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, फिर इस पार्टी का सबसे पहले आपने मतलब किस स्तर पर चुनाव लड़ा? विधानसभा में लड़वाया, ग्राम पंचायत में? देखिए, एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जयस पार्टी नहीं है, यह नॉन रजिस्टर्ड एक विचारधारा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत देश में आरएसएस चलता है वह भी नॉन रजिस्टर्ड है, वैसे ही जयस भी नॉन रजिस्टर्ड विचारधारा है। ये आदिवासी की विचारधारा को लेकर, संवैधानिक हक अधिकारों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हम लोग जो प्रयास किए हैं पिछले 10 वर्षों से, क्योंकि आज हम लोग 2024 में अभी हम बात कर रहे हैं, 2013 में ये विचारधारा बनी थी। इन 10 वर्षों में हम लोगों ने इतना काम किया आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए कि यहाँ भोपाल से लेकर दिल्ली तक की गद्दियां हिली हुई है। और संघ के लोग जब वहाँ मीटिंग करते हैं, जब भाजपा के लोग मीटिंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मीटिंग करते हैं, तो जयस का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जयस को किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि आदिवासियों को जागरूक करने के लिए जयस निरंतर तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हम लोग पार्टी नहीं है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जो चुनावी मैदान में विधानसभा में उतरे थे, वो इंडिपेंडेंट रूप से उतरे थे, स्वतंत्र रूप से उतरे थे। उनको हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि इस बार कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक प्रत्याशी थे उनको आदिवासी समाज नकार चुका था। आदिवासी समाज नहीं चाहता था कि ये लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से विधायक में जाकर, संसद में जाकर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आदिवासियों की आवाज वहां सदनों में नहीं उठाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार इंडिपेंडेंट हमारी विचारधारा का, जो आदिवासी की विचारधारा रखते हैं, जो आदिवासी संवैधानिक अधिकारों को जानते हैं, जो कैडराइज युवा हैं, उन युवाओं को सदनों में भेजेंगे। इसी पर्पज से हम लोगों ने कुछ चुनिंदा जगहों पर, विधानसभा में हम लोगों ने 17 जगह पर हमारे उम्मीदवार उतारे थे। उसमें से जयस के समर्थन में कमलेश्वर डोडियार जी भी थे, वो एक विधायक जीत कर आए, बाकी के जीत नहीं पाए, लेकिन
एक शुरुआत थी। हम लोगों ने एक जैसा राजनीतिक सर शुरुआत हमारे उधर राजस्थान में भी और सब लोगों को पता है कि जयस का नाम डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जो पहले विधायक बने, तो क्या वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं या इस पार्टी के समर्थित है, उनके बारे में क्या? देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि जिस संगठन के थ्रू आप आगे बढ़े हैं, जिस संगठन को कहते हैं आप ब्लेम करते हैं कि इसको हमने बनाया, जयस किसी एक व्यक्ति से नहीं बना है। हाँ, नहीं बनता। जयस पूरे समाज के जो युवा हैं, जो हक अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, जयस के साथ काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, जयस उन सभी युवाओं का संगठन है, एक विचारधारा है। तो अलावा जी भी हमारे साथ में थे, बेशक इसमें कोई वो नहीं, लेकिन वो जब 2018 में चुनाव लड़े, वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। तो हम लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, वो उसके अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस पार्टी के हो गए, उनका जयस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो कहीं न कहीं समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करते वहां जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो उम्मीद थी कि अलावा जी ठीक है, आप कांग्रेस से गए, उसके बाद में हम लोग उनसे उम्मीद किए थे कि संविधान की 5वीं अनुसूची के बाद वो सदन में रखेंगे, उसको अमल में लाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो वो तो एक अलग पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कोई भी किसी भी पार्टी में जाए, आदिवासी अधिकार के अगर किसी दूसरी पार्टी में रह करके भी आदिवासियों के अधिकार के लिए 5वीं अनुसूची और जो जरूरतें हैं उनके लिए आवाज उठाए, तो वो पार्टी मायने नहीं रखते, लेकिन वो उस पार्टी में रह गए। दूसरा सर ये है कि जैसे अब राजनीति से हट करके आदिवासियों की आत्मा कही जाने वाली आदिवासियों का जो जीवन है, आदिवासी जंगलों में बसते, जल जंगल जमीन के लिए लड़ते आ रहे हैं, वैसे ही बहुत सारी जगह पर उनको विस्थापित कर दिया। वैसा वैसा भी छत्तीसगढ़ में हसदेव जो वन है उसकी कटाई चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना, क्योंकि दूसरी कोई कम्युनिटी मुझे नहीं लगता आवाज उठाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि हसदेव जो है, जिस प्रकार से अमेजन का जंगल विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, वैसे उसी प्रकार से भारत का जो फेफड़ा है वो हसदेव का जंगल है। और हसदेव जंगल को कोल माइनिंग करने के लिए उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पर आदिवासी को स्थापित किया जा रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस जंगल को बचाने की लड़ाई सिर्फ आदिवासी लड़ता है और कोई नहीं लड़ता है। ये जिम्मेदारी सभी भारत के नागरिकों की है, क्योंकि सांस सभी को चाहिए, ऑक्सीजन सभी को चाहिए, सभी को जंगल बचाने के लिए लड़ना चाहिए। अगर जंगल नहीं बचेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कोरोना जैसी महामारी आएगी और जिंदगी मानव जाति पर भी खतरा पैदा करेगी, वायुमंडल पे खतरा पैदा करेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा और इससे कहीं न कहीं धरती का विनाश होगा। आप शुरू से जानते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक रहा है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, संवर्धन करता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कोशिशें करता है। तो आदिवासी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासी हसदेव जंगल को बचाने के लिए जगह-जगह पे मोर्चे निकाल रहा है, जगह-जगह ज्ञापन दे रहा है। आदिवासी हसदेव भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वो जो वहाँ पर हसदेव को बचाने के लिए जाते हैं, उनको डिटेन करके उस प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, उनको उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विपत्ति आई तो सब पर आएगी। हम लोग तो सभी से निवेदन करना चाहते हैं, तमाम कम्युनिटी, चाहे वो आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी लोग भी इस ओर ध्यान दें और हसदेव को बचाने के इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसको तो बचाएं। सर क्या लगता है, क्योंकि इतना चल रहा है, बहुत सारा आंदोलन भी लोग कर रहे हैं वहाँ पे, जैसा आप बता रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो क्या लगता है ये जो वन की कटाई चल रही है रुक पाएगी, कैसे क्या? देखिए, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं वन कटाई को रोकने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी आप देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है गुजरात में, केवड़िया में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है, उस प्रतिमा को बनाने के लिए लाखों आदिवासियों को बेघर कर दिया गया है। यहाँ पर नर्मदा नदी का बैकवाटर आज भी मध्य प्रदेश के हिस्से तक आता है और मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ नर्मदा नदी निकलती है, वहाँ के आसपास के एरिया से आदिवासियों को उजाड़ दिया गया है। उन आदिवासियों में से कितने लोग जिंदा बचे, कितने लोग मारे गए, इसका डाटा सरकार के पास नहीं है, ना गुजरात सरकार के पास, ना मध्य प्रदेश सरकार के पास। ऐसा ही हसदेव को जंगल में भी हो रहा है, वहाँ नक्सली बताकर आदिवासियों को मारा जा रहा है, जबकि वो आदिवासी वहाँ पर सदियों से निवास करते आए हैं। देश आजाद हुआ 1947 में, इससे पहले आदिवासी वहां रहते थे, लेकिन जिस कोल पे, कोयला खदान पे, जिस जमीन पे आदिवासियों का हक था, उन आदिवासियों को वहां से उजाड़ा जा रहा था। निश्चित तौर पे इसका भुगतान सरकारों को और मानव जाति को करना पड़ेगा। हम लोग तो प्रकृति प्रेमी हैं, हम लोग सभी मानव जाति से प्रेम करते हैं, हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन ऐसी जगह जहां पर प्रकृति से ही छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी उसका अपना रूप दिखाएगी और कहीं न कहीं प्रलय या कहीं न कहीं बड़ी बीमारियां आने की उम्मीदें हैं। जैसा सर अभी आपने बताया, कमलेश्वर डोडियार जी अपने पार्टी से समर्थित हैं, उन्होंने फर्स्ट अपने विधानसभा के पहले सेशन में ही बिल प्रदेश की मांग करी और राजस्थान में भी भारत आदिवासी पार्टी के 2-3 विधायकों ने उन्होंने भी मांग करी और ये पुराने जमाने से चलती आ रही है। और फिर इधर गोंडावाना राज्य की भी मांग चली, उसमें भी आदिवासी लोग हैं।
तो इस इन दोनों राज्य भील प्रदेश और गोंडवाना इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि भील प्रदेश की मांग भी आज की नहीं है, आज़ादी से पहले हमारे पुरखे जो पूर्वज मानगढ़ में शहीद हुए भील प्रदेश की मांग करते थे। गोंडवाना राज्य की मांग भी जायज़ है, क्योंकि गोंडवाना ये पूरा भारत देश और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सभी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जिनका राज्य था, जिनका देश था, उनको एक नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2011 को एक जजमेंट दिया और उसमें कहा कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। 92% लोग इमिग्रेंट लोग हैं। इमिग्रेंट लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मालिकों के जैसा व्यवहार करे और उनको मालिक का दर्जा देते हुए उनका मान सम्मान करे। लेकिन उस जजमेंट को भी नहीं मानते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जजमेंट अपने आप में एक कानून होता है और उसको मानने का करते हुए हर नागरिक का होता है। जब हम इस देश के मूल मालिक है, लेकिन मूल मालिकों को इतना सताया जा रहा है, मूल मालिकों को ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर भील प्रदेश और गोंडवाना राज्य की मांग है, ये भी जायज है। हम लोग तो पूरे कहते हैं कि पूरा भारत देश जब हमारा है, फिर भी हम लोग सभी लोगों को यहाँ रहने का मौका दे रहे हैं। हम उनके साथ साथ में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जब आदिवासियों पर अत्याचार आए दिन बढ़ते रहे और आखिरी आदिवासी जब बचाने की बात आएगी, तो हम लोग पूरा देश की मांग करेंगे कि ये आदिवासी राष्ट्र है। जब कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये सिंधु राष्ट्र है। सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता के जनक, तो ये आदिवासी राष्ट्र है। तो इस आदिवासी राष्ट्र को आदिवासियों को सौंपना चाहिए और आदिवासियों के साथ मालिकियत जैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा सर ये कि आप बता रहे थे 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे आजकल के युवा बहुत सारे आधुनिक परिवेश में ढल चुके हैं, बहुत इन सामाजिक नीतियों में, और कोई सारे गांव छोड़ करके शहरों में भी आ गए, तो उनको इन सब चीजों का पता है। एक बार 5वीं अनुसूची भी बता दीजिए, और एक पैसा एक्ट जो है अभी सरकार ने लागू भी करा है, इन दोनों में क्या भिन्नता और इनका क्या फायदे और क्या नुकसान? देखिए, 5वीं अनुसूची संविधान में 244 एक में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। उसमें लिखा गया है कि जहां पर 5वीं अनुसूची एरिया होगा, वहां पर 100% आदिवासियों का स्वशासन होगा। यानी कि वहां पर नौकरी भी अगर मिलेगी, कलेक्टर होगा, एसडीएम होगा, तहसीलदार होगा या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होगा, वो भी आदिवासी होगा। वहां की जमीन आदिवासियों की होगी। वो जमीन किसी गैर आदिवासियों के नाम में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ये 5वीं अनुसूची के प्रावधान है, जिसमें 100% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होता है, स्वशासन होता है। जबकि पैसा एक्ट पंचायत राज अधिनियम के तहत आता है। उसमें 5वीं अनुसूची में चुनाव की प्रक्रिया नहीं होना चाहिए थी, लेकिन फिर भी देश आजाद होने के बाद में सरकारें आदिवासी क्षेत्रों पर राज करने के लिए पंचायत राज अधिनियम को 5वीं अनुसूची एरिया में इंटरफेयर किए, वहां पे चुनाव सिस्टम लाए और पैसा एक्ट बनाया। तो पैसा एक्ट जो बना था, दिलीप सिंह भुरिया जी बनाए थे, लेकिन उसका अमल में नहीं लाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको पिछले साल ही 2020 में इसको लागू किया है। लेकिन पैसा एक्ट लागू कर देने से काम नहीं होता। पैसा एक्ट में जो प्रावधान किए गए, पैसा एक्ट में भी वही प्रावधान है जो 5वीं अनुसूची के प्रावधान है, लेकिन कुछ कम है। हम लोग जो पैसा एक्ट चाहते थे, वो पैसा एक्ट अलग था। तो उन प्रावधानों में पैसे की जो जिम्मेदारी है वो ग्राम सभा को होनी चाहिए थी, वो ग्राम सभा को नहीं दी। अब पैसा एक्ट के माध्यम से ये भी कहा गया था कि आदिवासियों पर एफआईआर जब होगी तो ग्राम सभा से पूछ कर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। जब भी किसी थाने पे कोई फरियादी एफआईआर लिखवाने के लिए जाता है, तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के एफआईआर लिख दी जाती है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ये सभी जगह हो रहा है, सभी आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें। तो पैसा एक्ट एक झुंझुना हम लोगों को आदिवासियों को थमा दिया गया है और कहा गया है कि आदिवासियों का इस पे पूरा अधिकार होगा और आदिवासी स्वशासन की ओर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होते दिखाई दे रहा। हम चाहते हैं पैसा एक्ट का अमलीकरण इस धरातल पर होना चाहिए, अगर आपने लागू किया है, और सबसे पहले 5वीं अनुसूची का अमलीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 13(3) में रूढ़िगत ग्राम सभा का प्रावधान है। उस ग्राम सभा के लिए भी कहा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर जजमेंट है, उसमें भी वेदांता जजमेंट और सभी जजमेंट में कहा गया कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उच्च ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा ने कोई निर्णय ले लिया है, तो उसको कलेक्टर या सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार नकार नहीं सकती है। आदिवासी क्षेत्र में सरकार भी एक व्यक्ति के समान होती है। इस प्रकार के जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं, उसका भी धरातल पे अमल लाना चाहिए। तब आदिवासियों में विकास भी होगा और आदिवासी समृद्धि भी होंगे, आदिवासी समाज आगे भी बढ़ेगा और आदिवासी यों को उजाड़ना भी बंद होगा। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हो रही है, इसका दुख है। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन सभी चीजों को अमल में लाया जाए और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू किया जाए। आप ये 5वीं अनुसूची के बारे में आपने बताया, पैसा एक्ट के बारे में बताया, आप संवैधानिक जन जागरण भी कर रहे हैं। अब युवाओं को आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और युवाओं को जैसे रोजगार के लिए किस तरह से
आप प्रेरित कर रहे हैं और ये जैसे बैकलॉग की सीटें वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह निकलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना और उसके लिए जेएस क्या काम कर रही है? हम लोग तो चाहते हैं कि देखिए युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने ही इस जेएस की क्रांति को आगे तक बढ़ाया है और जेएस के जो जितने भी युवा आदिवासी युवा हैं, सब बेरोजगार सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन बैकलॉग पद जो भरे नहीं गए हैं, पिछले 20 सालों से रिक्त हैं 1,50,000 के आसपास। अगर 1,50,000 बैकलॉग पद अगर मध्य प्रदेश में भर दिए जाते तो 1,50,000 परिवार सुरक्षित हो जाएँगे आदिवासियों के। लेकिन वो सरकारें नहीं कर रही। हम लोग युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकारें कुछ भी करें और वैकेंसी नहीं निकालें, लेकिन हम लोगों को हमारे अधिकार के लिए, हमारे स्वशासन के लिए हमको लड़ना चाहिए। हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन करते हुए हम लोगों को हमारे अधिकार लेने हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, बहुत कम जज आदिवासी देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज आदिवासी नहीं है, है ना? इसका क्या कारण रहा है? क्यों हम लोगों को सर्वोच्च पदों पर नहीं जाने दिया जाता है? भारत देश का राष्ट्रपति बना, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिए जाने से भारत देश का भला नहीं होगा, आदिवासियों का भला नहीं होगा। आदिवासियों का भला तब होगा जब आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को आप धरातल पे अमल लाएंगे। आज हसदेव के, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हसदेव के लिए भी राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति महोदया में भी संवेदना होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति महोदया भी रबड़ स्टाम्प बनकर रह गई है। वो सिर्फ उनकी जो अभी वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार, उनका कहना मानती है और आदिवासियों के प्रावधानों के लिए आवाज नहीं उठाते, उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं करते, तो ऐसे राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सभी जो युवा हैं, चाहे वो किसान वर्ग के, आदिवासी समुदाय में ऐसा नहीं, सबसे पहले किसान वर्ग के लोग आते हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। उनको खाद बीज के नाम से, उनको बिजली सप्लाई के नाम से, उनको पानी सप्लाई के नाम से परेशान किया जाता है। युवाओं को बेरोजगारी तंग कर रही है। युवा पढ़ लिख कर बहुत एमबीए कर डिग्री कर लिए हैं, कोई बीए किया है, कोई एमए किया है, कोई डीसीए किया है, कोई बीसीए किया, सब करके बैठे हैं, लेकिन वैकेंसी जनरेट नहीं होने के कारण बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कई युवा इस चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम लोगों का एक ही संदेश है कि आप आत्महत्या नहीं करें। आप हष्ट पुष्ट हैं, आपके हाथ पैर चलते हैं, कोई भी काम करें और परिवार को पालने के लिए काम करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इन जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ लेकर हम लोग आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ ही रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस क्रांति को हम लोग आगे तक ले जाएंगे और अपने अधिकार पाकर रहेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि युवाओं को शिक्षा में अगर आप लीन है तो आपको शिक्षा से जुड़े रहना चाहिए और आपके अधिकारों को लड़ाई, जैसे सर आप बता रहे हैं, ये सब लड़ रहे हैं। दूसरा सर, एक और सवाल, अभी जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में नजदीक है, तो उसके लिए ये जो जयस संगठन है, सामाजिक संगठन जैसा आपने बताया, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या रणनीति बना रहा है, इसके लिए क्या मतलब वापस प्रचार प्रसार या सामाजिक संगठनों को नए संगठनों से क्या मतलब, इसकी क्या रणनीति? जी देखिए, हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए भी हम लोग वही रणनीति अपना रहे हैं। पिछले विधानसभा में जो रणनीति अपनाए थे, हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से हम लोग इस मैदान में वापस उतारेंगे। इसके लिए हम लोगों की भी चर्चा होनी है। अभी हम लोग बैठक में चर्चा करेंगे सभी, क्योंकि जयस सभी से मिलकर बना है, तो सभी से हम लोग बातें सुनेंगे और उनके निर्णय पे हम लोग काम करेंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी युवा सत्ता में नहीं जा रहा है, क्योंकि सत्ता में ही सारे कानून बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर संसद में कानून पारित कर दिए जाते हैं, फिर हम लोग उसका कुछ गलत कानून आता है तो उसका विरोध करते हैं। तो हम लोग क्यों न संसद में ही ऐसे व्यक्ति को भेजें जो वहीं पर हमारी आवाज उठाएं। जो 10 लाख लोगों की आवाज अकेला व्यक्ति उठा सकता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग सदन में भेजना चाहते हैं। तो लोकसभा में भी निश्चित तौर पर हम लोग, भारत देश में 47 आदिवासियों की रिजर्व सीटें हैं और ऐसी भी सीटें हैं जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिकाओं में रहते हैं, जहां पर आदिवासियों की संख्या 40% के आसपास है। वहां पर भी हम लोग हमारे कैंडिडेट को उतारेंगे और निश्चित तौर पे कुछ कैंडिडेट हमारे निकलकर संसद में भी पहुंचेंगे, जिस प्रकार से विधानसभा में पहुंचे हैं, और हमारे जो अधिकारों की आवाज को वहां पर बुलंद करने का काम करेंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में आप हर जगह से अपने आदिवासी जो क्षेत्र का जो प्रतिनिधि, उनको उतारेंगे आप, प्रत्याशियों को? जी बिल्कुल, 6 यहाँ पर आदिवासियों की रिजर्व सीट है मध्य प्रदेश में। हम 6 जगह पर तो उतारेंगे। साथ ही साथ ऐसी सीटें जहाँ पर 40% की संख्या में आदिवासी रहते हैं, जहाँ पर निर्णायक भूमिकाओं में आदिवासी वोट रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग हमारे उम्मीदवार उतारेंगे और इस बार सदन में भेजने का काम करेंगे। आदिवासी सरकार या जयस पूरे भारत देश में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ पे भी आती, पूरी तरह से सत्ता में आती, समर्थित मुख्यमंत्री वगैरह भी बनता है और बनेगा। सब जैसा आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ पर्टिकुलर आदिवासी समाज के लिए काम करेगी या सभी समुदायों के लिए? देखिए, हमारा हमने पहले ही कहा कि आदिवासी समाज जो है सबसे प्रेम भाव से रहता है, किसी के साथ दुर्भावना और द्वेष नहीं रखता है। तो हम लोग जब सत्ता में, अगर आदिवासी सरकार बनती है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है, तो सभी के लिए बराबर काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा कि संवैधानिक अधिकारों
को जो सबके लिए बने हैं उन सबको धरातल पे अमल पे लाया जाए, क्योंकि अगर वो एक ही बार अगर इस संविधान में लिखी हुई तमाम बातों को धरातल पे अमल में ला दिया जाता है तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। हमें जहां तक लगता है सभी वर्ग इससे खुश होंगे, आदिवासी समुदाय भी खुश होगा, दलित समुदाय भी खुश होगा, ओबीसी समुदाय भी खुश होगा, क्योंकि संविधान में सभी के लिए अपने अपने प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उसका 10% भी अमलीकरण अभी तक इस आजाद भारत में नहीं हुआ है। देश की आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संविधान का 90% संविधान अमल में नहीं होना बहुत बड़ा दुख का विषय है। हम लोग सबसे पहले प्रयास संविधान को अमल में लाने की करेंगे, संविधान को अमल में लाएंगे, सारे वर्ग को हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग उनके अधिकार दे पाएंगे, उनको सुरक्षित कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लोकेश जी, इंजीनियर श्री लोकेश जी मुजालदा जी। इन्होंने आदिवासी समाज को लेकर के और जितने भी भ्रम थे लोगों के कि ये किन किन की मदद करेंगे, क्या क्या इनको काम करना है, इनका व्यक्तिगत किसी का कुछ भी नहीं, समाज का काम है, जल जंगल जमीन का काम है और सबके हित का काम है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी जो मध्य प्रदेश के या जो चैनल पूरे भारत देश में जहां से लोग देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे जो घर परिवार में जो पढ़े लिखे युवा बुजुर्ग नहीं हैं, उन लोगों को भी हमारे अधिकारों के बारे में बताएं, ताकि वो भी समझे कि आज हमारी जल जंगल जमीन खतरे में है। अगर इस बार भी हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़े तो ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी है। अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो ये आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसी समय जब हम लोग अभी चिड़ियाघर में जाते हैं, जानवरों को देखते हैं कि पहले ये जानवर हुआ करते थे, ऐसी स्थिति आदिवासियों की आ जाएगी। जब चिड़ियाघर में आदिवासियों को बंद रखा जाएगा, कहा जाएगा कि ये आदिवासी ऐसे दिखते थे। तो ये नौबत ना आए, तो इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को इसके आवाज उठानी पड़ेगी। पूरे देश के, भारत देश के जो 15 करोड़ आदिवासी हैं वो एक साथ आए और किसी भी संगठन के साथ, चाहे वो जयस हो, चाहे वो आदिवासी परिवार हो, हम लोग तो चाहते हैं कि सभी संगठन एक साथ होकर एक साथ काम करें और इस आदिवासियों की बुलंद आवाज को हम लोग अपने अपने राज्यों में तो पहुंचाएं। देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर भी भेजें, वहां पर भी पहुंचाएं और एक बड़े स्तर पे इसका सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करके हम लोग अधिकारों के लिए तमाम सरकारों से हम लोग निवेदन करें, आग्रह करें। और हमारे अधिकार अगर नहीं मिलते तो छीनना भी हमको आता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर ली तो अब हम लोग कलम की ताकत से लड़ना चाहते हैं। हमारे पुरखे जिस प्रकार से अंग्रेजों से लड़े थे और अपने अधिकारों को हासिल किए थे, जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची को हासिल किए थे, उसी प्रकार से हम लोग भी उनके अधूरे सपने को, अधूरे कार्य को पूरा करते हुए संविधान की ताकत के तहत, कलम की ताकत के तहत हम लोग इन अधिकारों को हमारे समाज के लिए लाने का प्रयास करें। यही युवाओं को संदेश है। लड़ाई, पढ़ाई और हक अधिकारों की जो लड़ाई है वो साथ साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में मेरे चैनल के लिए भी दर्शकों से अपील कर दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा सज्जन सिंह कटारा जी का जो चैनल है, ये पूरे भारत में घूम घूम कर आदिवासियों के जो मुद्दे होते हैं या आदिवासी प्रतिनिधित्व होते हैं, उनको सबको एक विचार के रूप में इस चैनल के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं। आप सभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही एक आवाज है। हमारा एक प्लेटफॉर्म मीडिया में नहीं हुआ है कभी भी। हमारे बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू नहीं दिखाए जाते, लेकिन जहां आदिवासी समाज के युवा, जैसे सज्जन कटारा जी जैसे युवा जो हैं, मेहनत करके एक मीडिया का प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं, तो इनका सहयोग आप सभी को करना चाहिए। आप सभी से मेरा अपील है कि इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उनको कहें कि इसको ज्वाइन करें और लोगों को बताएं, ताकि आप आदिवासी हक अधिकारियों की आवाज और बाकी तमाम मुद्दे जहां जहां पर आंदोलन धरने होते हैं, इसकी आवाज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर। बहुत जल्दी अगली मुलाकात भी करेंगे सर। सभी को खूब खूब जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। थैंक यू।